नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। पहले प्रोटेम स्पीकर और उसके बाद स्पीकर का चुनाव, ये दोनों पड़ाव एनडीए सरकार ने आसानी से पार कर लिया। लेकिन आज सदन में जो बड़ी तस्वीर दिखी और जो गहमा गहमी दिखी, और खास तौर पर इमरजेंसी प्रस्ताव के दौरान जो नए राजनीतिक समीकरण नजर आए, वो काफी इस वक्त चर्चा में। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, ऊर्जावान युवा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, एलजेपी-आर के प्रमुख भी हैं और एनडीए के अहम पार्टनर हैं, जिन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दी है चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग जी। थैंक यू। चिराग जी, आज जो सदन के अंदर जो तस्वीर दिखाई दी, ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव हो गया, लेकिन जो बड़ी तस्वीर दिखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष सदन में, और स्पीकर के आसन तक दोनों गए और वहां पर ओम बिरला जी को उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, राहुल गांधी के अंदर दिख रहा है, एक कड़ी चुनौती सरकार को पेश की जा सकती है? मुझे नहीं पता कि वो कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे कि नहीं, बट करें ये मेरी इच्छा ज़रूर रहेगी। एक मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है जब विपक्ष मजबूत होता है। सरकार के पास ना छुपाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास डरने के लिए कुछ है। पूरी तरीके से हमारी सरकार हर विषय पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है, और हम चाहते भी हैं कि हर विषय पर खुलकर चर्चा हो, क्योंकि सरकार को भी तभी एक मौका मिलता है अपनी बातों को भी मजबूती से सदन के पटल पर रखने का। हाँ, ऐसे में मजबूत भूमिका जो राहुल जी को जो जिम्मेदारी मिली है, वो उस भूमिका को कितना निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा हो सकता है। बट हाँ, मैं उम्मीद में ज़रूर करता हूँ कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में विपक्ष आए, सवाल करे, जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। शपथ ग्रहण से लेकर आज तक जो विपक्ष की तस्वीर दिखी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, आपको लग रहा है कि इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है? 2014 और 19 वाली बात नहीं, कंपेरेटिवली यस। आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। संख्या बल की अगर आप बात करें तो कंपैरेटिवली विपक्ष ज़रूर मजबूत स्थिति में है, पर वो इसका सकारात्मक उपयोग करें अपनी इस मजबूती का, ये अपेक्षा मैं उनसे ज़रूर रखता हूँ। बिना मतलब कि सिर्फ जिद पर अड़ना। अब प्रोटेम स्पीकर की बात हुई, उस वक्त जिस तरीके से ये जिद पर अड़े, जिस तरीके से डेप्यूटी स्पीकर को लेकर जिद पे अड़ गए, और जिन परंपराओं को संभवतः इन्हीं लोगों ने स्थापित किया। भाई 150 साल पुरानी पार्टी आज विपक्ष में बैठी हुई है, ये परंपराएं उन्हीं की बनाई हुई है, जहां पे अधिकांश बार हम लोगों ने देखा है कि स्पीकर को निर्विरोध चुना जाता है, और स्पीकर किसी पक्ष या किसी दल का नहीं होता है, वो सदन का स्पीकर होता है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। ऐसे में जब आप स्पीकर को भी चुनाव की राजनीति में जोड़ देते हैं, ये परंपराएं नहीं रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा उदाहरण इससे पहले कभी नहीं रहा, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसी बातें नहीं। शर्मा साहब थे, अपोजिशन के थे, बिल्कुल, और वो स्पीकर बने थे, बिल्कुल अटल जी के समय में। बिल्कुल। पर ऐसे में जब आप जिद करने लगते हैं कि नहीं, पहले आप डेप्यूटी, क्योंकि उस बैठक में मैं भी मौजूद था जहाँ पर आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई थी। अच्छा, ये बताइए कि ये चूंकि आप कह रहे हैं कि उस बैठक में आप भी मौजूद थे, ये लोग जानना चाहते हैं कि उस बैठक में हुआ क्या था, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आए थे और उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मसले पर बातचीत की और कहा था कॉल रिवर्ट करेंगे। क्या डिप्टी स्पीकर के लिए हामी भर दी गई थी? कॉल रिवर्ट की बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त माननीय रक्षा मंत्री जी की बातचीत खड़गे साहब से हुई थी, और उनको कॉल रिवर्ट कर आगे की जानकारी देनी थी। 3 बार रक्षा मंत्री जी की खड़गे साहब से बातचीत हुई, सारी जानकारी उनको दे दी गई थी। नामांकन से ठीक पहले भी उनकी पार्टी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ बातचीत चल रही थी, और उस वक्त भी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से ये विश्वास उनको दिलाया गया था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा होगी। और जो ऑफर दिया गया था कि नहीं कि आपको अपोजिशन को हम दे रहे हैं। अभी आज की तारीख में तो हम लोग स्पीकर की बात कर रहे थे ना, डिप्टी स्पीकर पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी, ये सहमति उनको दे दी गई थी। पर दिक्कत ये होती है ना, आज मैंने सदन में भी यही बात बोली कि आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच ना। आप जिस आचरण की उम्मीद ट्रेजरी बेंच से लोकसभा में रखते हैं, वैसा आचरण आपका अपनी विधानसभाओं में तो दिखता नहीं है जहां पे आपकी सरकारें हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे विपक्ष के घटक दलों की सरकारें हैं, वहां पे स्पीकर भी आपका, डेप्यूटी भी आपका। और यहाँ लोकसभा में आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि भैया स्पीकर
के तय होने से पहले हम ये विश्वास आपको दिला दें कि डेप्यूटी हम आपको देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस बात को खारिज किया तो था। क्या डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को सरकार दे रही है या नहीं दे रही है? और जैसा अगर रख मैंने रही कहा है, कि ये और अगर रख रही है तो क्या वो अपने एनडीए के घटक दल को दे रही है या वो भी बीजेपी? ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि चर्चा के लिए ये विषय है और ये चर्चा होगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है जल्द ही इस पे भी फैसला ले लिया यानी अभी ये फोरम ओपन है? बिल्कुल हम मान सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन का भी हो सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि सकता है। फोरम ओपन गुंजाइश है। है। गुंजाइश उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी जिस वक्त ये लोग सिर्फ अपनी जिद पर अड़कर इन्होंने एक सांकेतिक प्रत्याशी अच्छा, के रूप आज पर आज विपक्ष शुरुआत में कह रहा था कि हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या हुआ कि ध्वनि मत के बाद मत विभाजन की मांग नहीं की गई विपक्ष की तरफ से? डर, क्योंकि इनको ये पता है कि इनके कई साथी, देखिए विपक्ष में दिक्कत क्या है ना कि आप वैचारिक तौर पर आप एक साथ नहीं है, आप महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ आया हुआ ये गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। और मैं इस चुनाव की भी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आम आदमी पार्टी है जो कि दिल्ली में साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है कांग्रेस के, और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। राहुल जी के खुद के खिलाफ उन्हीं के ही गठबंधन के घटक दल के लोग चुनाव लड़ जाते हैं वायनाड में। तो ये महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन है। ऐसे में जब आपकी विचारधाराएं एक नहीं होती हैं तो ये मतभेद रह रहकर देखने को मिलते हैं। आज जिस तरीके से वोटिंग में ही नहीं, वोटिंग में भी विपक्ष ने एकजुट होकर डिवीजन की मांग उनकी तरफ से आई ही नहीं। अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर मांग करता, बट उन्होंने मांग इसीलिए नहीं की क्योंकि उनको डर था इस बात का कि इनकी पोल खुल जाएगी। जिस संख्या का ये लोग दावा करते हैं और अपनी मजबूती दिखाने की ये लोग बातें करते हैं, वो संख्या इनकी कम होती हुई दिखती, क्योंकि कई ऐसे साथियों, और देखिए अनौपचारिक तौर पर हम लोग की सबसे बातचीत होती रहती है, कई ऐसे वहाँ पर भी सांसद हैं जो कि क्रॉस वोटिंग करते, ओम बिरला जी के पक्ष में वोट आता और बहुत बड़ी संख्या से अगर डिवीजन होता तो ओम बिरला जी जीतते। इमरजेंसी वाले प्रस्ताव में हम लोगों ने बटा हुआ विपक्ष जी, देखा। मैं इमरजेंसी वाले ही प्रस्ताव पर आ रहा हूं। आज एक नया समीकरण भी दिखा, वो इसलिए कि जब इमरजेंसी का प्रस्ताव आया तो शायद कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनके जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें अकेली पड़ गई। टीएमसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब कि एक तरीके से। तो हम इसे क्या माने? क्या ये विपक्ष में डिवीजन पैदा करने के लिए है, या फिर हम आगे एनडीए में एक नए अलाई के तौर पर एक नया समीकरण देख रहे हैं? क्या दीदी इस तरफ तो नहीं आ रही हैं एनडीए की तरफ? देखिए भविष्य में कौन आता है नहीं आता है भविष्य के घर में है, बट क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ट्रोजन हॉर्स। आज की तारीख में मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन है, विचारधाराएं एक नहीं है। आज इमरजेंसी जैसा, और कोई गलत बात तो स्पीकर के द्वारा वहाँ पर कही नहीं गई, उन्होंने सिर्फ तथ्यों को सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ। ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके नेता मौजूदा और उनके संस्थापक में, अपने नेता की मैं बात करूं, आदरणीय रामविलास पासवान जी, जब इमरजेंसी लगी थी उसमें उन्होंने भी वो उस प्रताड़ना का वो शिकार हुए थे। उस दौरान जिस तरीके से नेताओं को बंद कर दिया गया था, महीनों तक वो जेल में थे। मेरे खुद के पिता उनमें से एक हैं। आप तथाकथित इंडिया अलायंस के सबसे बड़े और मजबूत घटक दल की बात करें, समाजवादी पार्टी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके से इमरजेंसी के दौरान उनको बंद किया गया था, कैसे वो साथ दे देते उनका। तो आप लोगों ने इमरजेंसी प्रस्ताव ला करके विपक्ष को पशुपेश में डाल दिया? हम लोगों ने पशुपेश में नहीं डाला, ये प्रस्ताव लाना जरूरी था जी। ये एक ऐसा काला अध्याय है इतिहास का जिसकी जानकारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को होना जरूरी है। देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास 75 के दशक में किया गया। आज जब 50 साल उसको पूरे होने को आ रहे हैं उस काले अध्याय को, ऐसे में ज़रूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इसको जाने और इससे सीख लेकर आगे बढ़ने का काम आप कह रहे हैं कि विपक्ष का बटा हुआ रूप सबने देख लिया। आने वाले भविष्य में एनडीए के अलाइज कुछ और बढ़ेंगे क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ से? मैं बिल्कुल मानता हूं कि बढ़ेंगे। कौन कौन हो सकते हैं वो? बहुत जल्दी होगा इस पर कोई भी कमेंट करना, और ना ही मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा। आज की तारीख में भी एनडीए मजबूत है, बट हमारे प्रधानमंत्री, चुनाव से पहले वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिल गया कि हम एनडीए के साथ हैं। हालांकि वो दल ना एनडीए के साथ है ना इंडिया ब्लॉक के साथ है। तो क्या भविष्य में कुछ नए पार्टनर्स जुड़ रहे हैं?
मैं बिल्कुल मैं मानूंगा और ये विश्वास है मेरा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली ही समावेश की रही है। ऐसे में कई उनकी ऐसी सोच हैं, विचारधाराएं हैं, उनकी नीतियां हैं जिसमें गाहे बगाहे जी। अलग अलग दलों ने विपक्ष में भी रहकर समर्थन देने का काम किया है। वाईएसआर का आपने जिक्र किया, ओम बिरला जी के नाम पर वो भी समर्थन हम लोग को देने को तैयार थे अगर डिवीज़न की अगर मांग की जाती। आने वाले दिनों में कई ऐसे घटक दल हैं जो हम लोग के साथ जी। जुड़ने के लिए तैयार हैं। ओके, लेकिन राहुल गांधी ने भी हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 5 साल तक ये सरकार चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एनडीए के अंदर जो उनके पार्टनर्स हैं वो असंतुष्ट हैं और कई हमारे संपर्क में, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, आप देखते जाइए। तो राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? ये उनकी चाहत है, वो चाहते हैं, बट आपकी चाहतें पूरी हों ऐसा होता नहीं है। वो चाहेंगे ज़रूर कि एनडीए बटा हुआ दिखे, वो चाहते ज़रूर हैं कि ये सरकार 5 साल तक नहीं चले। वो जितनी बार ये कहते हैं कि इस बार की सरकार मजबूत नहीं है, वो जनता को कोई संदेश नहीं देना चाहते, वो अपने आप को खुश करना चाहते हैं। ये बातें कहकर वो मानना चाहते हैं कि ये सरकार मजबूत नहीं हो, इस सरकार में डिवाइड हो, घटक दलों में सहमति नहीं हो। मुझे याद है जिस वक्त मंत्रालयों का वितरण भी हुआ, उस वक्त भी बहुत तरीके की बातें विपक्ष के द्वारा कही गई कि एक असंतोष है अलाइज में और अलाइज खुश नहीं है। बट आपने देखा कि उसके बाद हर कदम पर जिस तरीके से हर एक सहयोगी ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए दिखे, तो ये सोच ज़रूर विपक्ष रखता है, उनका सपना ज़रूर है कि ऐसा हो, पर ऐसा होगा नहीं। अगले 5 साल ना सिर्फ ये सरकार मजबूती से चलेगी, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री जी को आने वाले 5 सालों में बड़े और कड़े फैसले लेते हुए आप देखेंगे, जिसका मजबूती से समर्थन हम तमाम सहयोगी करेंगे। अच्छा, विपक्ष की सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो हैं टीडीपी और जेडीयू पर। और एक वक्त में आपने नीतीश कुमार पर काफ़ी निशाने साधे थे उस वक्त, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आपने बहुत कुछ कहा था नीतीश कुमार को। कहते हैं ना कि राजनीति में कई बार लोग गले मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है, या आने वाले समय में, चूंकि अब 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में है, क्या चाचा पलटी मारेंगे? जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आपके दिल नहीं मिलते हैं तो दलों को मिलाने का भी कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर टू बी आउट ऑफ दैट अलायंस रादर देन बीइंग इन दैट अलायंस, और आप दिल से ना रहें उस अलायंस में। और मैंने इस बात को करके भी दिखाया था 2020 में, जब असहमति थी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और हम लोग एक पेज पर नहीं आ पाए थे, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं आ पाए थे, तो मैंने ऑप्ट आउट करना मैंने पसंद किया। मैं उस गठबंधन से मैं बाहर हुआ, अकेले जाकर 2020 का मैंने चुनाव लड़ा। पर हाँ, इस बार पुनः मेरे सामने ये विकल्प था। मैं चाहता अलग हो जाता, मैं चाहता किसी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अलायंस का मैं हिस्सा बन जाता, उसके साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ता। बट हाँ, गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन के साथ मैं गलत करूं, ये उचित नहीं है। अगर आप गठबंधन में हैं तो पूरे दिल से रहना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान आपके गठबंधन को ही होता है। तो चिराग जी ऐसे में नीतीश कुमार जी के साथ दिल से हैं? नहीं, पूरी तरीके से दिल से हूं। जैसे मैंने कहा कि फिर मेरे पास विकल्प है ना, मैं अलग हो जाता, मैं अलग होकर मैं चुनाव लड़ लेता। बट गठबंधन में रहकर मैं गद्दारी करूं, ये कतई किसी एक ऑनेस्ट अलाई की सोच तेजस्वी नहीं हो सकती। यादव क्यों इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं? वो कह रहे पुनः वही कि वो अपने दिल को खुश करने के लिए ये बातें कहते हैं। ये उनकी उम्मीदें ज़रूर हो सकती हैं, उनकी विश हो सकती है कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। अच्छा, वो नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं कि चाचा जी कभी भी आ जाए, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, और देख लीजिएगा 25 से पहले ये होता दिखेगा भी। क्या चिराग पासवान और उनके चाचा में क्या कभी हम देखेंगे कि ये दोनों एक हो जाएं? भाई, ये मुझे लगता है आई थिंक डन टू डेथ है ये वाला सवाल। गंगा से बहुत पानी भी बह चुका है। कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, संभावना। देखिए, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता है अब इन प्रश्नों के कोई मायने ही नहीं बचते, ना पारिवारिक तौर पर और राजनीतिक दृष्टि से तो इसका कोई मायने बचता ही नहीं है वो। अच्छा, आप युवाओं के मसले को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं, और इस बार जो नीट का मसला है, खास तौर पर जितने भी जांचें अभी तक EOU के द्वारा की गई है, उसमें जो जो बातें सामने आई हैं, जो जो बयान सामने आए हैं, वो सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। अब CBI के जिम्मे है यह मसला।
जो सबसे प्रमुख मांग यही उठ रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतने एविडेंस हो जाने के बावजूद आपने और कई सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, लेकिन आपने नीट यूजी की परीक्षा को अब तक रद्द क्यों नहीं किया? देखिए, इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच इस विषय को लेकर एकदम स्पष्ट है कि छात्रों के भविष्य के साथ कतई कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बट जब हम लोग छात्रों की भी बात करते हैं, इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, इवन विद इन द स्टूडेंट्स भी अगर आप देखें, देयर आर मेनी डिफरेंट ग्रुप्स जिनकी सोच अलग अलग है इस बात को लेकर। शुरू में जब ये अनफॉर्चुनेट विषय जब हम लोग के संज्ञान में आया, उस वक्त 1500 बच्चों से जुड़ा हुआ ये विषय था, जिसमें ग्रेस मार्क्स को देकर, बिकॉज हाँ, जिसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर ये विषय उठकर आया था, जहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ और कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, उसमें भी दो टाइप के स्टेक होल्डर्स इन स्टूडेंट्स हम लोग को देखने को मिले, जो खुश थे उस ग्रेस मार्क्स से और जिनको एतराज़ था कि भैया हम लोग बेहतर कर सकते थे, या इसके नंबर ज़्यादा हो गए, उसके नंबर। दोनों ही न्यायालय में गए, दोनों ने अपने अपने पक्ष को वहाँ पर रखने का काम किया। बट इसी दौरान एक और जो सबसे ज़्यादा गंभीर और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो सामने आया, वो था पेपर लीक वाला मामला। ये अपने में एक ऐसा विषय है जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करता है। बट क्योंकि अलग अलग अब जांच एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं, न्यायालय में ये विषय लंबित पड़ा हुआ है, और ऐसे में हर वो स्टेक होल्डर, बच्चे जो इनके पक्ष में हैं, बच्चे जो इसके विपक्ष में हैं, बच्चे जो चाहते हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स से सरकार के द्वारा बातचीत हो रही है। मैं बस इतना कहूँगा कि सही समय पर सही फैसला इस विषय को लेकर किया जाएगा, प्रायोरिटी बच्चों के भविष्य को ही रखा जाएगा। आपका अपना जो इंडिविजुअल मत है वो क्या है? परीक्षा मैं कतई अभी अपना इंडिविजुअल मत नहीं रख सकता, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ। बट हाँ, पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अपना सुझाव ज़रूर हम लोगों ने रखा है, और जैसा मैंने कहा कि सरकार सही समय पर सही फैसला। अच्छा, इस बार एनडीए में जितने भी पार्टनर्स है, बीजेपी चूंकि बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जो बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र है, जो उसके एजेंडे हैं, जैसे यूसीसी और अग्निवीर के मसले को हमने देखा कि जेडीयू की तरफ से हमने केसी त्यागी जी का भी बयान देखा कि इस पर हम चर्चा चाहते हैं, तो क्या वो पहले वाली बात अब नहीं रहेगी जैसे वन गो में सारी चीज़ें होती थी? अब जितने भी अलाइज हैं उन सबका एक प्रेशर रहेगा बीजेपी पर? कोई प्रेशर नहीं रहेगा। सारे अलाइज आज की तारीख में गठबंधन में इसीलिए हैं क्योंकि कम ज़्यादा आप हर इस सोच के साथ आप सहमत हैं। अगर कहीं पे असहमति है तो ये स्पेस एनडीए गठबंधन ने हमेशा दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये दिया है कि हर अलाई अपनी बातों को खुलकर रख सकता है, किसी भी योजना को लेकर, किसी भी घटक दलों को। और मैं सिर्फ आज ही की बात नहीं कर रहा, पिछले 10 सालों में भी ये स्पेस हम लोगों को मिला। अग्निवीर के समय में आपने भी, मैंने अग्निवीर के समय में मैंने किया था, मैंने डिमोनेटाइजेशन के वक्त मैंने किया था। कई ऐसे इश्यूज इससे पहले भी आए हैं, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आया था, जहां पे हम लोगों ने अपने पक्ष को खुलकर रखने का काम किया। सरकार ने भी एज एन अलाय पूरा सम्मान हम लोग की सोच को दिया है, और आगे भी मुझे लगता है अगर किसी भी अलाय को किसी भी नीति को लेकर रिव्यू करने की मांग हो या उस पर चर्चा की बात हो, मुझे लगता है गठबंधन के भीतर बैठकर हम लोग जरूर करेंगे। बट हाँ, कई ऐसे विषय हैं जो कि अभी तक सामने आए नहीं। आपने अग्निवीर का बात जरूर की, जिसपे अगर कोई घटक चाहता है चर्चा तो जरूर होगी। बट जैसे यूसीसी और ये सारे मैटर हैं, तो अभी तो इस पर एक ऑफिशियल ड्राफ्ट आना बाकी है। जब ये सारी चीज़ें आएंगी उस पर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष सारी बातों को रखा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार जो उन्होंने शपथ ली, जो उन्होंने कसम खाई, उसको लेकर विवाद छिड़ गया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, बेवजह से विवाद दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि भाई उनको कैसे ये नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। भारत की संसद में खड़े होकर किसी दूसरे के जयकार के नारे लगाना, मैं कतई इसको उचित नहीं मानता। मैं उस बात को भी उचित नहीं मानता। एक सदन की एक अपनी गरिमा होती है, और जब आप शपथ लेने जाते हैं, अपने आप को लिमिट और रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ शपथ तक आप एक शपथ पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से जयकार के नारे लगाना, वो भले किसी दल के पक्ष में भी क्यों ना हो, किसी नेता के पक्ष में भी क्यों ना हो, मैं इसको सही नहीं मानता। आप जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, और जिन जिम्मेदारियों के निर्वहन की आप शपथ ले रहे हैं उस जिम्मेदारी को निभाइए। ऐसे में किसी दूसरे के जयकार के नारे लगाना ये कहाँ से सही है, मेरी समझ के परे है। अच्छा, आप बिहार में आपने कई लंबी लंबी यात्राएं की हैं, आपने संगठन में एक नई जान फूकी।
लोग कहते हैं कि चिराग पासवान युवाओं से ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो एक सवाल कई लोग कहते हैं कि तो चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकते, या फिर मैं ये कहूँ कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हम दिल्ली की राजनीति में ही रहें, हम उसी से खुश हैं। अगर आप राजनीति की बात करेंगे, मेरा राजनीति में आने का कारण ही मेरा राज्य रहा है और मैंने हमेशा से इस बात को प्रमुखता से बोला है कि मैं बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने आया हूँ। इसको लेकर आपने लंबी यात्रा भी की। बिल्कुल, दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है और मैंने बहुत करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्यों में अपमानित किया जाता है, किन परिस्थितियों में वो रहते हैं। मेरी हमेशा से सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा जो पलायन मेरे राज्य से होता है। राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे रिटेन करना, ये जो माइग्रेशन होता है इसको रोकना ताकि किसी बिहारी को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो अगर आप मेरी प्रायोरिटी स्पष्ट तौर से पूछेंगे तो वो राज्य ही रहेगा। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान बतौर सीएम हम बिहार में देख सकते हैं चिराग पासवान? मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस क्रम में जो जिम्मेदारियां मुझे मिलती रहेंगी, फिलहाल मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी मिलेगी तो वो भी निभाएंगे। फिलहाल मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है और ये वो मिनिस्ट्री है जो मेरे विजन के साथ मैच करती है। मैंने अपने विजन में हमेशा बोला कि भाई हाजीपुर का केला हो, वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनता है, मखाने हैं, आम हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर वहीं पे उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगें तो किसानों को भी ज़्यादा आमदनी उनके हाथ में आएगी और वहाँ पे रोज़गार के अवसर भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे। तो फिलहाल जो जिम्मेदारी मिली हुई है ये मेरे विजन के साथ हैंड एंड ग्लव्स जाती है। फिलहाल ध्यान मेरा इसी। और ये जिम्मेदारी आपके पिताजी को भी मिली थी, एक कनेक्शन, एक भावनात्मक लगाव भी होगा क्योंकि वही उसी विभाग की जिम्मेदारी अब आप संभाल रहे हैं। आपने कुछ अपना 100 डेज का एक रोड मैप तैयार कर लिया होगा। मेरे पिता का हमेशा से सपना रहा था कि बिहार कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। मेरा भी विजन वही है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट देखना चाहता हूँ। उसके लिए अपनी हर भूमिका को ईमानदारी से निभाऊंगा। चलिए चिराग पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। शुक्रिया। जी न्यूज़।